वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस। इन सभी में जो है एक कॉमन सिलेबस होता है, उसके तहत परीक्षा होती को करिकुलर सब्जेक्ट की, यानी को करिकुलम जिसको कहते हैं, को करिकुलर बोलते हैं। तो उसकी जो परीक्षा होने वाली को करिकुलर कोर्स की सेमेस्टर 3 की, अर्थात बीए में है आप, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी में है, बीएससी होम साइंस में है, सभी के लिए यही सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है। और उसी पैटर्न पर बीए की भी परीक्षा होती, बीकॉम की भी और बीएससी की भी, सभी की परीक्षा सेम पैटर्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें भी कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, मैं अभी नीचे चल करके चर्चा करूंगा कैसे कैसे प्रश्नों का बंटवारा किया गया है, यानी कि कितने प्रश्न जो है पूछे जाने हैं, कितने नंबर का है, और कितने नंबर आपको असाइनमेंट वगैरह से उससे मिलेंगे, और कितने नंबर आपको पेपर देने के बाद में मिलेंगे। वैसे को करिकुलर में असाइनमेंट वगैरह होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बाकी इसमें आपका 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनमें से अगर लगभग 33 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिए, यानी को करिकुलर में आपको 33% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर होता तो उनमें से 33 नंबर आपको लाना पड़ेगा, यानी 33 से अधिक नंबर आपको लाना है। आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ, तो जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में अच्छे तरीके से आपने को करिकुलर विषय वस्तु में अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, ठीक इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि मैं मॉडल पेपर लगातार देता रहता हूँ, प्रैक्टिस सेट वगैरह और टेस्ट भी करता रहता हूँ आप लोगों का कि कितने आप जो है प्रकार से तैयारी कर चुके। तो इसी श्रृंखला में अब इसके मॉडल पेपर्स वगैरह आने की संभावना जल्दी रहेगी। आपको बता दूं कि जो है हायर एजुकेशन जो है डिपार्टमेंट, उसके द्वारा खास करके यूपी गवर्नमेंट के लिए सारे जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी का सिलेबस सेम कर दिया गया। और इससे लगभग और भी जो अन्य राज्य के हैं, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020-2020 की, इसके तहत सभी का सिलेबस सेम कर दिया गया है। और इसमें कॉमन मिनिमम सिलेबस जो है यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये को करिकुलर कोर्स सेमेस्टर 3 के लिए, क्या नाम है उसका? उसका नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइटल है ह्यूमन वैल्यूज़। क्या है भाई टाइटल है? ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि मानवीय मूल्य या मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है कुल मिला करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, सेकंड ईयर में आपको इसको पढ़ना होता है। किस ईयर में भाई? सेकंड ईयर में आपको पढ़ना होता है। थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? ह्यूमन वैल्यूज़, यानी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज सिलेबस है। प्रोग्राम, क्लास, ये सब आपको यहाँ पर कोर्स कोड की बात की तो यहाँ पर दिया गया है। जो है को करिकुलर कोर्स है, टाइटल नेम यहाँ पर ये तो वही हो गया जो ह्यूमन वैल्यूज यानी मानवीय मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन। और इसके बारे में यहाँ पर कुछ कोर्स आउट कम्स दिया गया, यानी कि इसको पढ़ने के बाद में आप क्या क्या कर सकेंगे, ये चीज़ें दी गई। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसको समझना आपको, लेकिन आप थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा। बाकी वैसे कोई ज़्यादा मतलब कि ये आप उससे परिचित हो सकेंगे। तो सिलेबस अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका व्यक्तित्व ही निखरेगा, अच्छे तरीके से आप जो है अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। इसके लिए खास करके ये को करिकुलर कोर्स का मतलब होता है एक सामान्य जानकारी एक प्रकार से लेना बच्चे का, ताकि बच्चे को इसका भी थोड़ा सा बहुत ज्ञान होता, ताकि दैनिक जीवन में इन सभी का उपयोग होता रहता है। तो देखिए, क्रेडिट 2 का है इसमें। देखिए यहाँ पर क्रेडिट जो होता है, जो एक प्रकार से एसजीपीए या सीजीपीए के तहत जो एक प्रकार से जो क्रेडिट होती है 2 का है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है इसमें। पासिंग मिनिमम मार्क्स जो है किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में 33 है, किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में आपका 40 रखा गया है। बात की है कानपुर यूनिवर्सिटी में तो 40 रखा गया है, और अधिकतर विश्वविद्यालय में 33 है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 33 है, वीर बहादुर पूर्वांचल में 33 है, या लखनऊ में बात की जाए तो उसमें 40 आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि 40 से ऊपर ही नंबर लाने हैं, लगभग 40% से, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्क्स यहाँ पर आपके 40 आने अवश्य मतलब कि ज़रूरी है 100 में से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी चीज़ दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर हम यूनिट वाइज जो है टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, यानी सिलेबस क्या है इसका। देखिए, यूनिट यानी कि फर्स्ट यूनिट यानी 4 इकाइयों में आपका सिलेबस पूरा बटा हुआ है, और बहुत लंबा थोड़ा सा सिलेबस है, तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा आपको। देखिए, सबसे पहला आपको जो है ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जानना है। ह्यूमन वैल्यूज़ में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका, यानी कि मानव मूल्य का हमको परिचय देखना है। वैल्यूज़ माने होता है एक प्रकार से वैल्यूज़ इंट्रोडक्शन, यानी कि जो है मूल्यों का परिचय, जो मानवीय मूल्य है उनका परिचय जानना है।
कैरेक्टरिस्टिक्स माने होता है विशेषता, यानी कि विशेषताओं को हमको समझना है, किसके, मानव मूल्य की विशेषताओं को जानना है। इसके अलावा टाइप्स यानी मानव मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमको पढ़ना है। इसके अलावा डेवलपिंग वैल्यूज सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय संगठन में जो मूल्य प्रणाली है इसका विकास कैसे कैसे हुआ, डेवलप कैसे हुआ मूल्य भारत में खास करके। तो ये उसके यानी कि जो वैल्यू सिस्टम है, यानी कि जो मूल्य प्रणाली है, इस मूल्य प्रणाली का भारत में किस प्रकार से विकास हुआ है, इनके संगठनों का, ऑर्गेनाइजेशंस का, तो एक मतलब भारतीय संगठन में खास करके, तो ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा वैल्यूज़ इन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि खास करके व्यवसाय प्रबंधन, जो है बिजनेस मैनेजमेंट होता है, इसको हम व्यवसाय प्रबंधन हिंदी में बोलते हैं। तो व्यवसाय प्रबंधन में जो मानव मूल्यों की भूमिका रहती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर ये पढ़ना है। इसके अलावा वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो खास करके मूल्य पर आधारित जो संगठन होते हैं तो उसके बारे में जानना है। इसके अलावा ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन के में आप खास करके जो व्यवसाय प्रबंधन हुआ या कोई भी प्रबंधन हुआ, प्रबंधन माने होता मैनेजमेंट, किस प्रकार से प्रबंध करना है हर एक चीज़ का सिस्टमेटिक ढंग से। तो प्रबंधन में खास करके जो पर सांस्कृतिक जो मानवीय मूल्य होते हैं, संस्कृति से परे या संस्कृति के पार, जो एक प्रकार से ट्रांस कल्चरल जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उन मानवीय मूल्यों के बारे में हमको जानना है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद फिलोसॉफी के बारे में जानना है, ठीक है। किसके बारे में, स्वामी, इसी के अंतर्गत ही हमको जो है ट्रांस कल्चरल ह्यूमन वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट में खास करके आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद की फिलोसॉफी को समझना है। कैरेक्टर्स बिल्डिंग, यानी उनके जो चरित्र का विकास हुआ है, चरित्र निर्माण का, जो एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद के चरित्र का जो निर्माण या चरित्र के निर्माण में स्वामी विवेकानंद के विचार जो उन्होंने दिए हैं कि चरित्र कैसा होना चाहिए, तो उनके दर्शन के, उनकी फिलोसॉफी, उनके विचारों के बारे में जानना थोड़ा सा। इसके अलावा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सेवन सिंस, यानी सेवन सिंस माने होता है जो 7 पापों की अवधारणा बताई है गांधी जी ने, कौन कौन से 7 पाप होते हैं उसको जानना है। एपीजे एक दो प्रश्न यहाँ से आएंगे, एक दो प्रश्न आपके स्वामी विवेकानंद से तय है एकदम से आना। एपीजे अब्दुल कलाम से एक दो प्रश्न आने, तो एपीजे अब्दुल कलाम व्यूज़ ऑन रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि टीचर्स की और पेरेंट्स की भूमिका खास करके अब्दुल कलाम के शब्दों में, या उनका एक प्रकार से उनके जीवन में खास करके एपीजे अब्दुल कलाम के, उनके जीवन में क्या भूमिका रही उनके पेरेंट्स की और टीचर्स की, या आपके जीवन में क्या भूमिका हो सकती है आपके पेरेंट्स की और आपके टीचर्स की, इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपकी परीक्षा होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव जो होगी परीक्षा, तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर लाएंगे हम, तो उसमें हम समझते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमको और क्या पढ़ना है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड जो है प्रेजेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रेजेंट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, खास करके जो मानव मूल्य है वो और वर्तमान का व्यवहार, यानी मानव मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़ मानवीय मूल्य, और प्रेजेंट जो प्रैक्टिसेस है, जो वर्तमान का व्यवहार है मनुष्य का, उसके बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना है। चूँकि वर्तमान में जो तमाम सारे मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में समझना है, ठीक है। अब मुद्दों में जैसे आप देखते हैं करप्शन हो गया, ब्राइड माने क्या होता है, रिश्वत लेना, रिश्वतखोरी, तो खास करके भ्रष्टाचार और तमाम सारे मुद्दे वर्तमान में चल रहे होते हैं उनके बारे में, भ्रष्टाचार हो गया, रिश्वत हो गया यानी कि ब्राइड हो गया। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी इन वेब एंड सोशल मीडिया, हमको और क्या पढ़ना है, वेब और सोशल मीडिया जो है उसकी जो गोपनीयता की नीति है, उन गोपनीयता की नीतियों के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि आखिरकार जो वेब पेज होते हैं, यानी कि जो वेबसाइट होती हैं, उन वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानना है। इसके अलावा साइबर थिएटर्स मतलब कि थ्रेट्स के बारे में, यानी कि जो साइबर चीज़ें, यानी कि साइबर मतलब समझते हैं, जो साइबर खतरे होते हैं, यानी कि जो एक प्रकार से जो कंप्यूटरीकृत खतरे, या एक प्रकार से जो इंटरनेट के माध्यम से जो खतरे, तो साइबर खतरे उनको हम कहते हैं। साइबर खतरे बहुत सारे खतरे हैं ना, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। साइबर एक अपराध भी होता है, तो साइबर अपराध उसी कैटेगरी में खास करके ये आता है, ये सोशल मुद्दों में भी आता है, ठीक है। सामाजिक, जब आप सोशोलॉजी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। तो सोशल खास करके साइबर जो है थ्रेट्स के बारे में जानना है, यानी कि जो साइबर खतरे हैं उसके बारे में। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग ईटीसी, यानी ऑनलाइन शॉपिंग इस प्रकार से आप देखते हैं आज के वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऑनलाइन शॉपिंग्स के बारे में समझना, चूँकि ये सब ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, ये चल रहे हैं सामाजिक जो इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में, चूँकि ये सभी एक मानवीय मूल्य ही तो बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इनके बारे में भी हमको जानना है
ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह के बारे में, और ख़ास करके इनका उपचार यानी कि जो है रेमेडाइज, तो इसके उपचार के बारे में खास करके देखेंगे। तो बहुत सारे नियम भी बनाए गए, जैसे कि यूके, इसके बारे में नियम क्या है, यूके जो है ब्रेवरी एक्ट, यानी कि यूके में एक प्रकार से जो रिश्वत अधिनियम बना है ये हो गया। ठीक है, तो ब्रेवरी एक्ट बना है रिश्वत मतलब यूके का मतलब कि यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू जो है सस्टेनेबल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अस्थायी नीतियों और प्रथाओं का परिचय। तो खास करके हम क्या समझना है, हमको क्या परिचय, इंट्रोडक्शन टू सस्टेनेबल पॉलिसीज़, यानी जो एक प्रकार से जो प्रथाएं हैं, सस्टेनेबल पॉलिसीज मतलब होता है जो चली आ रही प्रथाएं हैं, सतत चली आ रही हैं, तो वो ठीक है, तो उसके बारे में, और प्रैक्टिसेस इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में जो नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में, जो भारत की खास करके उनके परिचय के बारे में समझना है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, यानी जो है एक प्रकार से कुछ नैतिकता से संबंधित जो एक प्रकार से खास करके क्या होते हैं सिद्धांत, यानी प्रबंधन में, व्यवसाय में नैतिकता से संबंधित जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हमको समझना है। इसके अलावा यहाँ पर देख सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इन मैनेजमेंट, अब इसके बारे में, यानी कि आपसे कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक मूल्य, धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य, यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ माने होता है आध्यात्मिक मूल्य, और सेकुलर माने होता है आपका धर्मनिरपेक्ष। तो इसका और इनके मतलब कि इनमें एक प्रकार से इनका हमको क्या करना है, इसका एक प्रकार से इसका प्रबंधन देखना है हमको। नैतिकता के सिद्धांत में प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, यानी नैतिकता के सिद्धांत में हमको खास करके धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिक मूल्य में प्रबंधन की बात की जाए, यानी कि इनमें प्रबंधन कैसे रखा जाता है, धर्मनिरपेक्षता में और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका हमको परिचय जानना है। यानी कि ये जो है क्या इंट्रोडक्शन किसका, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी हमको क्या परिचय समझना है, धर्मनिरपेक्षता और आध्यात्मिक मूल्यों का परिचय, विशेषता जाननी है उसकी, और उसके मूल्य और कार्यान्वयन के स्तर, यानी कि लेबल्स उसका, और वैल्यूज़ इम्प्लीमेंटेशन इसको समझना है, यानी कार्यान्वयन जो होता है उसका स्तर समझना है, उसका लेबल हमको समझना है। फीचर्स ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी कि एक प्रकार से आप देखेंगे फीचर्स समझना हमको स्पिरिचुअल, यानी कि जो आध्यात्मिक मूल्य है उसके फीचर्स माने क्या होता है, विशेषता ही, तो उसको बारे में समझना है। इसके अलावा कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो कॉपरेट एक प्रकार से कॉरपोरेट जो सोशल यानी सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, उनके बारे में जानना, जैसे कि आपका उसका नेचर यानी उसकी प्रकृति को समझना है, उसके लेबल्स को यानी उसके स्तर को समझना है, उसके फेज़ को समझना है, उसके मॉडल्स को समझना है, किसके किसके भाई, तो मॉडल्स ऑफ CSR के मॉडल को हमको समझना है। ठीक है, CSR माने क्या होता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में हमको समझना है, इसके नेचर के बारे में, यानी कि CSR की प्रकृति, CSR का स्तर, उसका चरण और उसका मॉडल, ये सब हमको जानना है। और इसके बाद में हमको कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉरपोरेट जो एक प्रकार से जो प्रशासन होता है उसके बारे में जानना है। तो ये हमको यहाँ से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा CSR एंड मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, इन सभी के बारे में, यानी कि ये सब CSR, यानी कि खास करके CSR का मतलब क्या होता है, कारपोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो और मॉडर्न बिजनेस के अंतर्गत आप देखते हैं टाइकून्स जैसे कुछ रहे हैं, जैसे कि रतन टाटा जी हो गए, अजीम प्रेम जी हैं, बिल गेट्स हैं, तो इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, यानी इन सभी से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इकाई टू की अगर बात करें हम, इकाई टू में आप देखिएगा सभी लोग, होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण, यानी होलिस्टिक माने होता समग्र, अप्रोच माने होता उपागम, ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण या समग्र उपागम या सारे एक प्रकार से तत्व, या उपागम माने होता कई तरीके, पहलू, ये सब बोल सकते हैं आप। ओके, तो यानी कि जितने भी पहलू होते, जितने भी उपागम होते हैं, जितने भी दृष्टिकोण होते हैं, उन सारे दृष्टिकोणों को हमको जो कि निर्णय लेने से संबंधित होते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में जानना है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना, कैसे निर्णय लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग क्या है, किसे कहते हैं। इसके अलावा द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
मतलब कि यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है, यानी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में जानना है। इसमें हमको भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। भगवत गीता से कुछ प्रश्न बनेंगे, क्योंकि भगवत गीता जो है ये निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करती है। इसके अलावा टेक्निक्स इन मैनेजमेंट, खास करके आप देखिएगा भगवत गीता के द्वारा जो है टेक्निक्स यानी प्रबंधन में कौन सी तकनीक काम आ सकती है भगवत गीता की। इसके अलावा धर्मा एंड हॉलिस्टिक मैनेजमेंट, यानी कि धर्म और समग्र प्रबंधन, धर्म और एक प्रकार से होलिस्टिक मैनेजमेंट, धर्म के साथ साथ हमको जो एक प्रकार समग्र प्रबंधन है वो किस प्रकार से करना है, ये सब हमको समझना है। इसके अलावा डिसीजन थ्रू डेलीमास, यानी कि एक प्रकार से जो विपणन और फार्मा संगठन होते हैं उनमें तमाम सारे दुविधाओं के माध्यम होते हैं, उन्हीं माध्यमों से हमको एक प्रकार से थोड़ा सा चर्चा करनी है। यानी कि डेलीमेंस मेकिंग एंड फार्मा ऑर्गेनाइजेशंस मूविंग फॉर पब्लिक टू प्राइवेट मोनोपोली कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों से आप देखेंगे निजी एकाधिकार संदर्भ में जाना, ये भी एक प्रकार से होगा। इसके अलावा डिलेमा ऑफ प्राइवेटिज्म, यानी कि एक प्रकार निजीकरण की जो दुविधा है उसके बारे में, ठीक है, उन दुविधाओं के बारे में समझना। ये सब दुविधा, डिलेमा माने क्या होता है, एक प्रकार से दुविधा एक या कष्ट, ठीक है, दुविधा किसमें, मार्ग में बाधा जिसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है डिलेमा ऑन जो है लिबर मतलब कि एक प्रकार से लिबरेशन माने होता है उदारीकरण, ठीक है, तो यानी उदारीकरण में दुविधा। डिलेमा एक डिलेमा या फिर डायलिमा ऑफ ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा पर दुविधा आप देखते हैं ये, ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया एंड साइबर सिक्योरिटी। और इसके अलावा डायलिमा ऑन ऑर्गेनिक फूड, डायलेमा ऑन जो है स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन, डायलेमा ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि फूड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फूड माने होता है, ऑर्गेनिक फूड माने होता है, इसका मतलब होता है जैविक भोजन पर दुविधा। इसके अलावा आप देखते हैं डायलेमा ऑन स्टैंडर्ड मतलब कि स्टैंडर्डिजेशन, यानी इसका मतलब होता है मानकीकरण, तो मानकीकरण पर दुविधा। गुणवत्ता मानकों पर दुविधा, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो गुणवत्ता मानक है, गुणवत्ता के ISI वगैरह हो गए, तो इसके मानकों पर जो दुविधा उत्पन्न हो रही है आजकल, जो जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसके बारे में हमको समझना है। इन सभी के बारे में केस स्टडी करनी है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो ये सब हो गया आपका लगभग इकाई 2। इसके अलावा इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में हमको क्या पढ़ना है भाई, इकाई 3 में आप देखिएगा इकोसिस्टम जानना है। इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले हमको पर्यावरण के बारे में समझना है, पारिस्थितिकी के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम माने होता है पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बारे में जानना है। इसका कॉन्सेप्ट यानी अर्थ और परिभाषा समझनी है। स्ट्रक्चर माने संरचना होती है, तो इकोसिस्टम की संरचना देखेंगे, जो जैविक घटक अजैविक घटकों से निर्माण होता है। इसके अलावा फंक्शंस यानी उसके कार्य को देखेंगे, इकोसिस्टम का कार्य कैसा है, ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा प्रोड्यूसर माने होता है उत्पादक, ठीक, तो उत्पादक के बारे में समझेंगे। कंज्यूमर माने होता है उपभोक्ता, उपभोक्ता के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़र माने क्या होता है, वही मतलब कि डिकम्पोज़र के बारे में समझेंगे। इसके अलावा फूड चेन के बारे में, जो खाद्य श्रृंखला है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, फूड वेब के बारे में जानेंगे, ठीक, एनर्जी फ्लो के बारे में जानेंगे, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, किस पिरामिड वगैरह, एक प्रकार से जो पिरामिड में किस प्रकार का क्या होता है, ये सब समझेंगे। इकोलॉजिकल एक प्रकार से पैरामिड समझेंगे, पिरामिड यानी कि एक प्रकार से जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं उनके बारे में जानना है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी समझेंगे हम। अब इन कंजर्वेशन माने क्या होता है आपका, जैसे जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता के संरक्षण में इन सीट संरक्षण और जो है एक्स-सीटू, यानी कि इन सीटू और एक्स-सीटू जो है एक प्रकार से जो जैव विविधता का संरक्षण है उसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्स-सीटू एंड इन-सीटू। ओके, इसके अलावा रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी कि एक भूमिका हम समझेंगे, किसकी भूमिका भाई, प्रदूषण नियंत्रण में एक पर्सनल व्यक्ति की या पर्टिकुलर व्यक्ति की भूमिका क्या होती है उसके बारे में। इसके अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मानव एक प्रकार से द्वारा, यानी कि मानव जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन माने क्या होता है, मानव जनसंख्या, और इन्वायरमेंट माने क्या होता है, इन्वायरमेंट माने क्या होता है, पर्यावरण, यानी कि मानव जनसंख्या और पर्यावरण, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंडिया एंड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया है भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि जो चक्रीय इकोनॉमी होती है उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी अवधारणा को समझेंगे। इसके अलावा इंटर रिलेशन मतलब कि
जो है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो एक प्रकार से खास करके बात की है उद्यमिता। उद्यमिता मतलब क्या समझ रहे हैं? उद्यम करने की एक प्रकार से जो क्रिया होती है, उद्यम करने के लिए प्रेरित करने वाली जो क्रिया, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इंटर प्रेन्यू मतलब कि जिसको जो भी कुछ बोल दीजिए, मैं इसको जो है प्रोनाउंस उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा शायद। तो इसका मतलब होता है उद्यमिता, यानी उद्यम के लिए ऐसी ऐसी मोटिवेशन जो कि उद्यम करने के लिए हमको प्रेरित करती है। आप देखते हैं जो विवेक बिंद्रा वगैरह या फिर अन्य जो कुछ करते हैं, तो वो एक प्रकार से यही चीज़ें करते हैं। ओके, क्लियर होगी बातें? तो इंटर जो है प्रेन्योरशिप, ठीक, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा हमको और क्या देखना है? खास करके आप देखिएगा इन्वायरमेंटल लॉज, यानी कि जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो कानून है उसके बारे में समझना। चूँकि ये इकाई 4 में आप प्रवेश कर दी गए हैं, तो चूँकि इन्वायरमेंटल कानून यानी जो पर्यावरण से संबंधित कानून बनाए गए, उन कानूनों के बारे में जानना, वहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल जो है एडवांसमेंट, यानी कि एक प्रकार से खास करके पर्यावरण संरक्षण जो होता है उसके बारे में। तो तो इंटरनेशनल हमको एडवांसमेंट्स इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी खास करके पर्यावरण संरक्षण में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रगति है उसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, एडवांसमेंट कितना हो चुका है? इंटरनेशनल एडवांसमेंट इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति। इसके अलावा रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि आप देखिएगा इसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की क्या भूमिका है पर्यावरण संरक्षण में, इसको समझना है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि जो एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा देश किस स्थान पर, इसके बारे में समझेंगे। इसके अलावा पर्यावरण पर जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान है उसका क्या महत्व, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आगे थोड़ा समझिएगा। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनल माने होता है परंपरागत, नॉलेज माने ज्ञान। तो जो परंपरागत ज्ञान है ऑन इन्वायरमेंट, किस पर? पर्यावरण पर। किसका इम्पोर्टेंस, महत्व, किसका महत्व? इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का। किस पर? तो इन्वायरमेंट पर, यानी पर्यावरण पर। ओके, इसको समझना है। इसके अलावा बायो असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल क्वालिटी, यानी कि हमको इसके बाद में क्या पढ़ना है? तो एक प्रकार से पर्यावरण का जैव मूल्यांकन करना है हमको। ठीक है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम समझना है। ठीक है, हमको क्या समझना है भाई? इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? पर्यावरणीय प्रभाव या पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली जो होती है उसके बारे में जानना है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो एक प्रकार से पर्यावरण प्रबंधन की प्रणाली होती है, उस प्रणाली के बारे में जानना है। इसके अलावा अगला आपका लास्ट टॉपिक होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल जो है एडिट, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण की जो लेखा परीक्षा होती है उसके बारे में। तो पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि जो है इन्वायरमेंटल मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इन्वायरमेंटल मतलब कि एडिक्ट। ठीक है, यानी कि एडिट, तो यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरण लेखा परीक्षा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको परेशान नहीं होना है। ये एक प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, स्ट्रक्चर जो दिया गया है। खास करके यहाँ पर देखेंगे कि असाइनमेंट 10 नंबर का जो है, प्रेजेंटेशन 10 का, अटेंडेंस 5 का, फाइनल एग्जाम 75। तो ये सब एक प्रकार से आपको यहाँ पर एक प्रकार से बताया गया है किस प्रकार से होता है, आपको देना पड़ता है एग्जाम्स। खास करके चूँकि 25 नंबर आपके कॉलेज से ही मिल जाते हैं और 75 नंबर आपको फाइनल एग्जाम में देना पड़ता है, इसीलिए 75 नंबर का पेपर होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सर पूर्णांक कितना है, तो 75 नंबर का पूर्णांक होता है। बाकी 10 नंबर आपके असाइनमेंट यानी फाइल वगैरह बना करके जब जमा करते हो तो मिलता है, और 10 नंबर आपका प्रेजेंटेशन होता है, और 5 नंबर अटेंडेंस का होता है कि आप कितने दिन कॉलेज गए हो। ओके, तो ये इस प्रकार से ये चीज़ें थोड़ा सा मैंने जो है क्लेरिफाई करी, तो इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी और सब्जेक्ट के आप लोग लगातार इसको लेकर के परेशान थे कि सर जी जो है क्या पढ़ना है हमको, खास करके को करिकुलर सब्जेक्ट में, अनिवार्य विषय वस्तु में। तो इसको हमने बता दिया, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन कर दिया है, तो इसमें आपको विस्तार से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं मॉडल पेपर आपको विस्तार से बनाने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर को हमारे 4-5 मॉडल पेपर लगभग मैं दूंगा इसको लेकर के, या फिर और भी मॉडल पेपर में दे सकता हूँ प्रैक्टिस सेट, ताकि आपको आपका ये भी प्रश्न न छूटे और आप अच्छे तरीके से को करिकुलर विषय
से वस्तु को पास करें, चूँकि इसको पास करना अनिवार्य होता है। तो आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, सभी के लिए सिलेबस था। ओके, इसीलिए मैंने इसको मैं बोर्ड पर करना चाहता था कि बोर्ड पर मैं अच्छे से समझाऊँ इसको। लेकिन क्या था कि फिर बीएससी वाले भी बच्चे हैं और बीकॉम वाले भी हैं, बीएससी एजी वाले, बीएससी होम साइंस वाले, तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आया, तो यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों, इसीलिए हमने सोचा कि हिंदी में बता देंगे, इंग्लिश में लिखा है तो बच्चे देख लेंगे। तो इसीलिए हमने इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखा, तो आप आसानी से इस सिलेबस को समझ सके होंगे। और निश्चित तौर पर अब मैं मॉडल पेपर दूंगा तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस आपको कुछ करना नहीं, बस थोड़े दिन वेट करना है, बस जल्दी आपका मॉडल पेपर इसको लेकर के मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्दी ही मिलेगा आपको, परेशान नहीं होना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद आप सभी का।